नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी 3570 किमी यात्रा 150 दिन में खत्म होगी। कन्याकुमारी पहुंचे गहलोत ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश में जाति और धर्म के नाम पर घृणा फैलाई जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल ने कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वे इसे संवारने की जगह विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर भारत ने मंगलवार को सवाल खड़े किए। भारत ने कहा कि संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा का काम बेहद चुनौतीपूर्ण हो जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका काम्बोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति रक्षा के काम में राजनीतिक प्रतिक्रिया पर ध्यान कम होता जा रहा है। रुचिका काम्बोज ने कहा कि शांति रक्षा के प्रति सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है। शांति रक्षक अभियानों में जो समस्या आ रही है उनका समाधान करने की जरूरत है। काम्बोज ने कहा कि शांति रक्षा के अभियानों में भारत का योगदान दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि शांति रक्षा के अभियानों में शांति रक्षकों को स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य बताए जाने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि उसके अनुसार संसाधन भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने शांति रक्षा के अभियानों में शांति रक्षकों को स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि उसके अनुसंधान को संसार भी दिया जाना चाहिए। कंबोज ने कहा कि शांति रक्षकों को सबसे ज्यादा समस्या तब उत्पन्न होती है जब शांति रक्षा अभियानों में पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मी भेजने वाले देशों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पड़ता। मध्य प्रदेश के कुनौज दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय उद्यान 17 सितंबर को उद्यान जन्मदिन है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कुनो का दौर करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान जहां अफ्रीकी चीतों को वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा। चीतों को दुनिया के पहले अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण के तहत सबसे तेज गति से चलने वाले जानवर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए हैं। सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि अफ्रीकी चीतों का पहला जत्न जोहान्सबर्ग से नई दिल्ली और फिर 15 से 16 सितंबर तक खजुराहो तक भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले अफ्रीकी चीतों का पहला जत्था 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश पहुंचने वाला था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की प्रदेश इकाई ने कार्यक्रमों की लंबी लिस्ट तैयार की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय मंगोलिया यात्रा पर है। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली मंगोलिया यात्रा है। इस दौरान उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुलेसखुस से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट दिया। राजनाथ सिंह ने बुधवार को सफेद घोड़े की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मंगोलिया में हमारे खास दोस्तों की ओर से एक विशेष उपहार। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति खुरेलसुख के साथ बैठक उत्कृष्ट रही। उन्होंने इस मौके पर 2018 में हुई मुलाकात का भी जिक्र किया, तब खुरेलसुख मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे। राजनाथ ने कहा कि हम मंगोलिया के साथ अपनी बहुआयामी रणनीतिक समझौदारी को और गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ममता बनर्जी के बाद कौन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की 50 वर्षीय उत्तराधिकारी योजना को जो कुछ हुआ। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हमेशा किसी को नियंत्रण से बाहर जाने की अनुमति दिए बिना अपने तत्काल अगले रैंक में नेताओं के लिए एक समूह को रखा है। पार्टी के पास केवल एक पद है, बाकी सभी लैंप पोस्ट है। विरोधियों का आरोप है कि वह ममता बनर्जी केंद्रीय अस्तित्व के लिए 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना कर रही है। टीएमसी के संस्थापक अध्यक्ष अब 67 से 2 फरवरी 2018 को छात्रों और युवाओं की एक सभा को बताया गया कि उन्होंने पार्टी को आगे ले जाने के लिए अगली 5 पीढ़ियों के लिए एक योजना तैयार की है। इस बीच उतार चढ़ाव वाली घटनाओं को एक श्रृंखला के बाद अभिषेक की स्थिति पार्टी पदानुक्रम में और मजबूत हो गई है। उत्तराधिकार संबंधित परेशानियों से हमेशा सावधान रहने और पार्टी पर पकड़ बनाए रखने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ने अपने अगले रैंक में नेताओं के एक समूह को एक साथ रखा है। हालिया टीएमसी फेरबदल के माध्यम से उभरे सामूहिक नेतृत्व ने मंत्रियों चंद्रिमा भट्टाचार्य और अरुण बिस्वा को बढ़ते महत्व को देखा है।
2006 से दूसरे पायदान पर मुख्य रूप से रॉय बख्शी और पार्थ चटर्जी शामिल थे। यह बदलाव 2014 में शुरू हुआ, अब अभिषेक पहुंचे हैं वहां पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत अर्जित करने के बाद उत्साह व जोश से भर गए हैं। शहरों ने रांची में करम पूजा के अवसर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की कि इस मौके पर सोरेन ने परंपरागत लोक वाद्य यंत्र मांदर पर हाथ आजमाया। सोरेन ने 2 दिन पूर्व विश्वास मत जीता है। उन्होंने विधानसभा में अपनी महागठबंधन सरकार की ताकत दिखाकर लीज खनन मामले में अपनी विधायकी पर लटक रही अयोध्यक तलवार का जवाब दिया है। महाराष्ट्र में जन्मे सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। यह मामला चुनाव आयोग के विचारधारा के पास है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि वह मामले में 27 सितंबर पर आगे विचार करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह शिवसेना पर शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट में से किसी की असली होने के दावे को लेकर चुनाव आयोग को आगे विचार करना चाहिए। शिंदे गुट ने आयोग से गुहार लगाई है कि क्योंकि उनके पास पार्टी के अधिकतम सांसदों व विधायकों का समर्थन है। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना व पार्टी के सिंबल पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग से कार्यवाही रोकने की अपील की है। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। इसके बाद सीजेआई यूयू ललित ने कहा था कि हम देख लेंगे कि 5 सदस्यीय पीठ इस मामले में बुधवार से विचार करना शुरू करे। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने आज इससे लिए 27 सितंबर की तारीख तय की। कौल ने कल पीठ को बताया कि 23 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। उसके बाद से चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के अधिकारों और चुनाव चिन्ह को लेकर कार्यवाही रोक दी गई है, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। कर्नाटक में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में स्थिति काफी खराब हो गई है। राजधानी बेंगलुरु में तो बाढ़ से जैसे हालत हो गई है। लोग दफ्तर पहुंचने के लिए ट्रैक्टरों का सहारा ले रहे। इसी बीच कर्नाटक की बसरवा बोम्बैया सरकार में मंत्री आर अशोक का एक फोटो वायरल हुआ है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान आज अशोक सो कह रहे थे बता दें कि मंगलवार को राज्य सरकार ने बाढ़ को लेकर कई मीटिंग की। कर्नाटक कांग्रेस ने फोटो ट्वीट कर तंज भी कहा था। यह ट्वीट कन्नड़ भाषा में किया हुआ था। इस तस्वीर में राज्य के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्बैया भी मीटिंग में मौजूद थे। सीएम बॉम्बे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाई। भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में हालांकि सबसे ज्यादा खराब है। कई इलाकों में जल जमावट हो गया है, इतना कि बुरी तरह प्रभावित है पूरा बेंगलोर। राजधानी में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की स्थिति को लेकर मुंबई ने पहले ही कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई ने कहा कि बेंगलुरु में अभूतपूर्व बारिश हुई है। इस तरह की बारिश पिछले 90 सालों में नहीं हुई है। सभी टैंक भरे हुए हैं और वो ओवरफ्लो होने के कगार पर है। लगातार बारिश हो रही है। यह पिछली कांग्रेस सरकार के कुशासन और पूरी तरह से अनियोजित प्रशासन का कारण है। विकसित देशों से कमजोर मांग के कारण भारत के निर्यात में कमी आई है। इससे इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण सहित प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इससे भारत के कुल निर्यात पर विपरीत असर पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मुद्रा स्फीति, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान संकट के अलावा वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में बाधा जैसे मुद्दे दुनिया भर में आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। विकसित देशों के एक समूह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा है कि 2022 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून में G20 देशों के व्यापार में होने वाली वृद्धि कीमतों के मामले में काफी धीमी हो गई है। अगस्त में देश के निर्यात में मामूली गिरावट आई है और यह घटकर $33 बिलियन रह गया है। इसके अलावा व्यापार घाटा दोगुने से अधिक बढ़कर 28.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मंत्रियों से पार्टी के काम को प्राथमिकता देने का आग्रह रखा हुआ है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार शाह ने कई मंत्रियों द्वारा पार्टी संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में समय नहीं बिताने पर नाराजगी व्यक्त की है।
शाह ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट किया कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से समझौता किया जाए नहीं। शाह ने अधिक से अधिक हारी हुई सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हुए कहा कि 2019 में पार्टी ने 30% सीटें जीती थी जो पिछले चुनाव में हार गई थी। अलग अलग राज्यों में 124 सीटें हैं जहां पार्टी के उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे लेकिन 2019 में जीत नहीं पाई। जमीनी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इलाके में रात का आराम करें, अपने घरों में भोजन करें और उनसे बातचीत करें। फोर्ब्स की अरबोपतियों की लिस्ट में अनुसार भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पिछाड़ दिया है। बीते दिनों लिस्ट में एक पायदान नीचे खिसक करने वाले अदानी ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है। इस बार जेफ बेजोस को पछाड़ते हुए वे एक बार फिर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। फोर्ब्स के रियल टाइम्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अदानी की कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ोतरी से उनका नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को उनकी कुल नेटवर्क 148.8 अरब डॉलर हो गई थी। इस संपत्ति के साथ एक बार फिर वे दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अदानी की संपत्ति को बढ़ोतरी के कभी दुनिया में नंबर 1 अरबपति रहने वाले अमेजन के संस्थापक और मुखिया जेफ बेजोस भी उनके पीछे है। फोर्ब्स के इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस की कुल नेटवर्क कम होकर 136.7 अरब डॉलर हो गई है। संपत्ति में कमी होने से अब वे दुनिया के सबसे अमीर अरबपति की लिस्ट में से चौथे नंबर पर है। गौतम अदानी जल्द ही जेफ बेजोस को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। गौतम अदानी अब संपत्ति के मामले में जेफ बेजोस से 12.1 अरब डॉलर आगे है। अब दुनिया में गौतम अदानी से अमीर केवल टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां हैं जिनके सीईओ एलन मस्क और फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट की है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि पार्टी सिंबल का मामला है, चुनाव आयोग को निर्णय लेने दे, जिसका उद्धव गुट ने विरोध किया। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायकों के अयोग्यता पर सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकता है। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी। कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद केस को संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया जा रहा है, हम अभी भी शिवसैनिक ही है। तभी उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता प्राप्त करते हैं। बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए। इसी कड़ी में सोमवार को वे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। पहले दिन ही उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। इनमें से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल थे। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और ओडिशा के सीएम बीजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के प्रयास सफल है तो 2024 के चुनाव से पहले ही भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ सभी क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ सकती है। यहां पहली बार नहीं है कि जब नीतीश महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन तब वे सफल नहीं हो पाए थे। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा अगर सफल रहा और सभी दल एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में 500 से ज्यादा सीटों पर भाजपा से सीधी लड़ाई होगी। देश के रूरल एरिया में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में भाजपा को 207 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 126 सीटें गई थी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गठबंधन का पूरा फोकस इन रूरल एरिया पर है। यहां पर 2014 और 2009 के मुकाबले भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर दिख रही थी। अब कार की पिछली सीट पर बैठने का पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। गडकरी ने बताया कि जिस तरह कार के आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठने पर भी अलार्म बजेगा। हरियाणा के नूह में पुनः इलाके में 11 साल के बच्चे का शव मदरसा से मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चा शनिवार शाम से लापता था।
एएसपी उषा कुंडू का कहना है कि अभी तक परिजन की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली पर दिल्ली में पटाखों को उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। केंद्र और दिल्ली सरकार की शक्तियों के दायरे के विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ 27 सितंबर को समय सीमा तय करेगी। संविधान पीठ हार्ड कॉपी के बजाय याचिका और दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी का उपयोग करने के मामले में सूचीबद्ध करेगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई ग्रीन बैच की तरह होगी। कोई भी फाइल हो गया पेपर की हार्ड कॉपी न जाए। असम के कई मदरसों का आतंकी संगठनों से लिंक सामने आने के बाद उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जोर पकड़ रही है। मंगलवार को यहां गोपालपाड़ा के परिखुसा के एक मदरसों को भी गवर्नमेंट द्वारा ढसा दिया गया। शर्मा ने कहा कि सभी ध्वस्त मदरसा अलकायदा के कार्यालय थे। हमने इनमें से 2 या 3 को गिराया है, लेकिन अब जनता अन्य जैसे मदरसों का गिराने के लिए आगे आ रही है। आज स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उपदेश के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।